साथियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अभ्यर्थी को। सबसे बड़ा जो कारण है यहाँ पर ये निकल के आता है कि जो दूसरा प्रश्न पत्र है उसमें वस्तुनिष्ठ जो प्रश्नावली है वो बहुतायत में बाजार में उपलब्ध है, किंतु ऐसी स्थिति प्रथम प्रश्न पत्र के संदर्भ में अदृष्टव्य है। सहज ही कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं होती है। साथ ही साथ जो संतोषजनक जिस प्रकार के जो प्रश्न बाजार में जिस प्रकार के जो प्रश्न पत्र में आते हैं उस प्रकार की प्रश्न श्रृंखला उपलब्ध नहीं हो पाती, ये समस्याएं बहुत सारे अभ्यर्थियों की रहती है। तो इसी क्रम में साथियों जो चौथी एवं पांचवी इकाई है, जो चौथी इकाई उसमें जो पहला पद्य भाग आपका पद्मावती समय के नाम से लगा हुआ है, उसके कुछ जो चुनिंदा प्रश्न हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। आप इनका अवलोकन करें, आपको जो उपयुक्त उत्तर लगता है उसका चयन करें और अपना मूल्यांकन आप कर सकते हैं। मैं इधर से प्रश्न बोलूँगा, आप साथी आपका उत्तर आप प्रदान करें और अपना मूल्यांकन स्वयं भी कर सकते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है साथियों, पद्मावती समय है, ये 20वां जो समय है। साथ ही साथ चंद्रवरदाई द्वारा उक्त रासो ग्रंथ की रचना की गई है। इसके संदर्भ में बहुत सारे विवाद के कारण हैं, प्रमाणिकता अप्रमाणिकता बहुत सारे संदर्भ है। खैर वो एक अलग विषय है। अभी हम जो अपना रचना विधान संलग्न है उसकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला समक्ष जो प्रश्न है वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रश्न 1, पद्मावती समय का प्रारंभ किन पंक्तियों से होता है? साथियों आप ध्यान दें, किसी भी रचना का आप अध्ययन कर रहे हैं तो उसकी जो प्रथम पंक्ति है एवं अंतिम पंक्ति है वो आप भली भांति स्मरण कर ले। यदा कदा प्रश्न पत्र में इस भांति के जो सामान्य से प्रश्न हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। हमें किसी भी प्रकार से लापरवाही नहीं करनी है, इन चीज़ों को इन पहलुओं को भी ज्ञात रखना है। तो साथियों प्रथम पंक्ति का प्रारंभ किन से होता है? हो सकता है किसी अभ्यर्थी के लिए बड़ा सहज और सामान्य सा प्रश्न हो, किंतु किन्हीं किन्हीं अभ्यर्थियों को ये इस प्रश्न में भी समस्या आएगी। तो इसका जो सही उत्तर है वो साथियों वो है अपने पूर्व दिशा गढ़ गडनपति। जी हाँ साथियों, ये एक सामान्य सा प्रश्न है परंतु महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो पद्मावती समय है उसका जो प्रारंभ होता है वो पूर्व दिशा के अंदर गढ़ अर्थात एक गढ़ स्थित है गडनपति, और वो गढ़ों का स्वामी है। अर्थात साथियों अजमेर से पूर्व दिशा की ओर विंध्याचल पर्वत की तलहटी में या उसके निकट एक गढ़ अवस्थित है और वो गढ़ गढ़ों का स्वामी कहा जाता है। इस प्रकार इसका हम भावार्थ निकाल सकते हैं। कुछ और पंक्तियां द्रष्टव्य है। समुद्र शिसर अति दृढ़, और उसके संदर्भ में ऐसी किंवदंती प्रचलित है या उसकी भौगोलिक परिस्थिति या भौगोलिक अवस्था इस भांति की है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये दुर्ग एक समुद्र की बात है। चूँकि ये झील नुमा है तो ऐसा ज्ञात होता है कि कोई समुद्र है वो शिखर पर विराजित है, इसीलिए इसको समुद्र शिखर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो आप के समक्ष प्रस्तुत है। अब साथियों दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, आप देखिए मेरे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। सामुद्रिक लक्षण सकल 64 कला सुदान। पंक्तियों में सामुद्रिक का आशय क्या है? साथियों इस प्रकार का जब भी प्रश्न आता है उसका सामान्य सा अर्थ ना लगाकर उस पंक्ति या पद्य के संदर्भ में कवि किस अर्थ को उल्लेखित करना चाहता है उस भांति का अपने को सदैव उत्तर प्रदान करना है। अगर हमने अपने से कोई अर्थ देने का प्रयास किया तो प्रश्न ज़्यादातर स्थितियों में गलत होने की, असत्य होने की संभावनाएं या असत्य होने का जो प्राबल्य है वो अधिक रहेगा। अतएव आप जो पंक्ति के संदर्भ में ही उत्तर देने का यत्न करें। तो सामुद्रिक लक्षण सकल 64 कला सुदान। तो साथियों इसके जो विकल्प है वो विकल्प आपके समक्ष प्रस्तुत है। समुद्र में निवास, समुद्र के समान लक्षण, ज्योतिष से। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है
वो उत्तर आपको ज्ञात हो गया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है साथियों ज्योतिष से। अब इसके संदर्भ को मैं उल्लेखित कर देता हूँ कि इसका संदर्भ क्या है कि पद्मावती उक्त समय की प्रमुख पात्रा है, नायिका है, और उस नायिका की सौंदर्य सज्जा का जो वर्णन है वो कवि के माध्यम से किया जा रहा है। और वर्णन के समय कवि कहता है कि सामुद्रिक लक्षण सकल, अर्थात उसकी जो शोभा है, उसका जो सौंदर्य है वो सामुद्रिक लक्षण के दृष्टिकोण से भी उपयुक्त। अब सामुद्रिक क्या है साथियों? जब किसी व्यक्ति के संदर्भ में उसकी जो भविष्यवाणी की जाती है वो अगर उसके जो शारीरिक सौष्ठव के माध्यम से की जाती है, अर्थात ये फलित ज्योतिष का एक भाग है जिसमें किसी व्यक्ति की सुंदरता या उसके शारीरिक सौष्ठव के आधार पर उसके शुभ एवं अशुभ का अनुमान या पूर्वानुमान लगाया जाता है, तो उस फलित ज्योतिष को सामुद्रिक लक्षण या सामुद्रिक ज्योतिष विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो पद्मावती सामुद्रिक जो ज्योतिष विज्ञान उसके दृष्टिकोण से भी इसका जो सौंदर्य है वो बहुत उत्कृष्ट स्तर का। इससे ज्ञात होता है कि कवि है वो कवि भी ज्योतिष के संदर्भ में बहुत अच्छी जानकारियाँ रखने वाला, ऐसा अपने को ज्ञात होना चाहिए। 64 कला सुजान, साथ ही साथ जो पद्मावती है वो 64 प्रकार की कलाओं में निपुण है। उसका सौंदर्य लाजवाब है, उत्तम है, उत्कृष्ट है, अत्यंत शोभा से युक्त है। साथियों, आपके समक्ष अगली स्लाइड में प्रस्तुत करता हूँ। हमारा जो तीसरा प्रश्न है साथियों वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। आप प्रश्न को पढ़ें एवं भली भांति जो योग्य उत्तर है उसका चयन करने का यत्न करें। उससे आपका जो मूल्यांकन है वो भी हो जाएगा। जिसने काफ़ी समय पूर्व में भी इस पद्य भाव को अध्ययन किया है वो भी उसका उत्तर देने का यत्न करे। तीसरा प्रश्न है साथियों कि मन अति भयो हुलास बिगसी जनु कोक किरण रवि, पंक्तियों में पद्मावती की प्रसन्नता का क्या कारण है? विकल्प आपके समक्ष है। पृथ्वीराज चौहान का स्मरण करने के कारण। दूसरा है साथियों पृथ्वीराज का बारात लाने के कारण। तीसरा है साथियों तोता को देकर, और चौथा है सहेलियों के साथ खेलने के कारण। इस प्रकार ये 4 विकल्प है। यद्यपि अगर हमने इसको हाल ही में पढ़ा होता तो इतनी कोई जटिलता नहीं होती, पर कुछ समय बीतने के उपरांत थोड़ी कठिनाई हो जाती है इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने। तो साथियों ये जो प्रश्न है ये प्रश्न है विद्यार्थियों, जब पद्मावती भ्रमण हेतु बाहर सखियों के संग निकलती है और उसे जब एक तोता दिखाई देता है, उस तोते को देखकर उसका जो मन है वो अत्यंत प्रफुल्लित, आनंदित एवं हंसी अर्थात परिहास से युक्त हो जाता है। उसका उल्लेख यहाँ सहज ही दृष्टव्य है। साथियों मन अति भयो उल्लास, मन अत्यंत हर्षोल्लास से युक्त हो गया है। अब कारण क्या है? बिगसी जनु कोग किरण रवि, और बिगसी जनु जैसे कि ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा मन मुदित हो गया है जैसे प्रातःकालीन जब रवि अपनी किरणें बिखेरता है और उन किरणों को पाकर जब कमल पूर्ण आभा से युक्त हो जाता है, खिल जाता है, मुदित हो जाता है, उसी भांति जो पद्मावती है वो भी अत्यंत प्रसन्नचित हो जाती है। और इस प्रसन्नता का सहज ही कारण है वो तोते का दर्शन कर लेती है और उसके कारण उसकी प्रसन्नता बढ़ जाती है, क्योंकि तोता कोई सामान्य तोता नहीं था। उसकी जो सौंदर्य था वो सौंदर्य विलक्षण, विस्मित और चकित कर देने वाला था। तो साथियों इसका जो उत्तर है ये विकल्प इसका सही विकल्प है साथियों, विकल्प 3। इसका जो उत्तर है साथियों वो तोते को देखकर। थोड़ा तकनीकी दृष्टि से थोड़ा अभी पारंगत होने में समय लगेगा साथियों। अब जो अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रस्तुत है। साथियों एक थोड़ा सा निवेदन है, हो सकता है कि प्रश्नों को टाइप करने में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि आपके समक्ष आती है तो ये मानवीय भूल के अंतर्गत ही आप माने। हिंदी के अभ्यर्थी होने के नाते, अध्ययन विद्यार्थी होने के नाते ऐसी जो गलतियां वो अक्षम्य है, किंतु टाइपिंग में अंग्रेजी के अंदर है और ये कंप्यूटर के माध्यम से करने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो चौथा प्रश्न है साथियों
पद्मावती ने तोते का अवलोकन कहाँ किया था, देखा कहाँ था, इस प्रकार के प्रश्न भी बन जाते हैं। अर्थात पद्मावती ने तोते को कहाँ देखा था और कहाँ से उसको पकड़ के लेके आई थी, अपने रत्न जड़ित जो पिंजरा है उसमें बंधा था। तो इसके विकल्प आपके समक्ष प्रस्तुत है साथियों। इसमें से जो उचित विकल्प उसका चयन करें। इसका सही विकल्प साथियों राजप्रसाद के उद्यानशाला के अंदर इसने तोते को पकड़ा था, वहां देखा था और ये अत्यंत चकित हुई थी इसके दर्शन मात्र से। तो साथियों इसके जो विकल्प है तालाब के पास, आश्रम के बगीचे में, महल में, ये गलत विकल्प है। आप ध्यान रखें, विकल्प अत्यंत निकटता से युक्त रहते हैं तो हमें कभी कभी एक जैसे प्रतीत हो जाते हैं और अपने को आता हुआ उत्तर भी गलत हो जाता है। तो राज प्रासाद, ध्यान रखिए प्रसाद और प्रासाद में अंतर है। राज प्रासाद के उद्यान बगीचे में ये जो तोता है वो पद्मावती को मिला था और इसके सौंदर्य से ये विस्मित हुई थी और इसको पकड़ के ले आई थी। साथियों अगला जो प्रश्न है अपना वो आपके समक्ष प्रस्तुत है, आप देखें और उत्तर देने का भली भांति यत्न करें। अगला जो प्रश्न है साथियों वो है पद्मसेन कुंवर सुगर ता घर नारी सुजान। प्रस्तुत पंक्तियों में पद्मसेन का अर्थ है। साथियों जो नाम की साम्यता है उसके कारण उक्त प्रश्न का मैंने चयन किया है। साथ ही एक बात आप अच्छे से भली भांति विदित रहें कि मैंने इसमें अपने खुद के ही ओर से ही प्रश्नों का निर्माण किया है। किसी भी प्रकार से कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, पूरी रचनात्मकता से प्रश्नों का निर्माण है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसी प्रकार के प्रश्न आपको बहुत आयात में देखने को मिलेंगे, इसी प्रकृति के प्रश्न बनेंगे। 2020 के प्रश्न पत्र में भी इसी प्रकार के प्रश्न आए थे। तो पद्मसेन कुंवर सुगर ता घर नारी सुजान, प्रस्तुत पंक्तियों में पद्मसेन का अर्थ है। साथियों 4 विकल्प है, पद्मावती, रानी कुंवर, पद्मसेन, कमल और कमल सैया। तो मैंने समकक्षता के आधार पर तीसरा और चौथा विकल्प, कभी कभी पद्म के आधार पर कमल का अनुमान लगा सकते हैं, किंतु अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से अपने पद्य के अनुसार अगर अपन चयन करें तो पद्मसेन कुंवर सुगर, जो पद्मसेन नाम की कुंवरी रानी है वो अत्यंत बुद्धि से युक्त है और उसके घर पर नारी अर्थात एक कन्या का आगमन होता है जो अत्यंत रूपमान, गुणवान एवं शोभा से युक्त है। तो साथियों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा रानी कुंवर पद्मसेन। सादृश्यता के आधार पर बहुत सारे अभ्यर्थी इसका उत्तर पद्मावती भी कर सकते हैं, तो ये समकक्षताओं का आप ध्यान रखिए। अगला जो प्रश्न है साथियों वो आपके समक्ष प्रस्तुत है, आपको दिखाई दे रहा होगा। धुनी निशान बहु साध नाद सुर बजत पंच दिन 10,000 है चढ़त हेम नग जटित साज तीन। प्रस्तुत पंक्तियों में किसकी सेना का वर्णन है? विगत भर्ती में भी इसी भांति के प्रश्न बहुत आयात में पूछे गए थे, जिसमें बहुत सारी पंक्तियां दे दी और उसका संदर्भ पूछा गया था। तो ये पंक्तियां साथियों उक्त पंक्तियों में किस सेना का वर्णन है आप अनुमान लगाए और अपने मस्तिष्क पर अपनी प्रज्ञा बुद्धि के आधार पर इसका उचित जो विकल्प है उसका जो चयन करने का यत्न करें। तो धुनी निशान बहु साध नाद सुर बजत पंचते। धुनी निशान बहु साध यानी बहुत सारी ध्वनियाँ, नाद यानी नाद का आशय भी ध्वनिष्य है, सुर यानी स्वर, बजत यानी बज रहे हैं, पंच दिन यानी ऐसा जाना पड़ता है जैसे 5 दिन, पर साथियों 5 दिन नहीं है। आप इसके पहले शब्द से इसको जोड़ें, सुर बजत पंच दिन यानी सुर बजत यानी 5 सुर बज रहे हैं और प्रतिदिन अर्थात राजा। अच्छा इसका उत्तर मैं बता देता हूँ, फिर व्याख्या करेंगे अपने कि जो राजा है राजा विजयपाल, इसका सही उत्तर है। राजा विजयपाल की जो सेना है उसका वैभव है, उसका दुर्ग है, इन सभी का अतिरंजित जो वर्णन है वो उक्त पद्य में सहज ही दृष्टव्य है। बहुत अतिरंजित वर्णन किया गया है और अतिरंजित होने के कारण इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का भी हम प्रयोग है वो कह सकते हैं। तो साथियों विभिन्न जो ध्वनियों के स्वर है वो स्वर 5 प्रकार के स्वर है, वो प्रतिदिन बजते रहते हैं राजा के राज प्रासाद में या फिर उसके दुर्ग में। 10,000 है चढ़त, 10,000 है यानी घोड़ों से युक्त सैनिक सजे बैठे हैं, अग्रभाग में खड़े हैं, युद्ध हेतु सज्ज है, हेम नग जटित साज तीन। और उन घोड़ों के साज और तीन का मतलब जीन,
तो साज और जीन पर हेम अर्थात सोना, नग अर्थात रत्न जड़े पड़े हैं। अर्थात इन घोड़ों के जीन और साज पर जो रत्न है और सोने जड़े पड़े हैं साथियों। तो इस प्रकार आप इसके उचित उत्तर का चयन आपने कर लिया होगा। मैं कह सकता हूं कि आपने अगर अध्ययन किया होगा तो बहुत अच्छे से आपने इसका उत्तर दे दिया होगा साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, चौथा प्रश्न है, वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रश्न इस प्रकार आप देखें और जो उचित उत्तर है उसका चयन करें। साथियों, प्रश्न संख्या 7, पूछत वयन सुबाले उच्चरिय कीर सच सचाए। प्रस्तुत पंक्तियों में सुबाले का अर्थ है सुंदर बालिका, सुंदर बाल, पद्मावती रानी, कुंवर पद्मिनी। साथियों, उक्त जो प्रश्न है उसका उत्तर का आप चयन करें और उक्त प्रश्न का उत्तर है साथियों पद्मावती। पूछत वयन सुबाले, पूछती है वयन यानी वचन से, सुबाले यानी पद्मावती के लिए। सुबाले इतना सुंदर बालिका किसके लिए उच्चारित हुआ है साथियों? पद्मावती के लिए। इसलिए ध्यान रखना है पद्य के संदर्भ में क्या पूछा गया वही उत्तर देना है, उसका सामान्य उत्तर नहीं प्रदान करना है, अन्यथा आप अपने बहुसंख्यक प्रश्नों के उत्तर को असत्य कर दोगे। उच्चरिय कीर, उच्चरिय यानी उच्चारण करो, उत्तर दो, कीर यानी तोता, सच सच बताए यानी सच सच बताते हुए। इस प्रकार तोते एवं जो पद्मावती है उसके संवाद के संदर्भ में ये प्रश्न प्रस्तुत है। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 8। आप देखें, थोड़ा प्रश्न विवादास्पद हो सकता है किंतु फिर मैंने इसको बनाने का यत्न किया है और मेरे अनुभव से इसका उत्तर भी दूंगा आपको। सामंत सूर सभ्य अपार, सामंत सूर वीर, सभ्य अपार यानी बहुत सारे, अपार यानी जिनकी संख्या अनंत हो, भुजान जिसकी भुजाएं, भीम अर्थात बहुकाय हो, बहुत ही भरी हो, तो इसकी जो भुजाएं हैं वो भरी है। जिमी सार बार मानो लोहे की जंजीरें गड़ी हुई हो। तो साथियों सामंत है, बहुत सारे वीर है, इनकी संख्याएं अनंत है, अपार है, असंख्य है, गिनने योग्य भी नहीं है। इतनी संख्याएं राजा की सेना में भरी पड़ी है। भुजान यानी भुजाएं विशालकाय है, मानो बहुत सारे लोहे की जंजीरों से युक्त हो। साथियों इसमें आपको अलंकार का चयन करना है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, यमक है। अब साथियों इसमें जो पुस्तक मैंने पढ़ी है उस पुस्तक के अनुसार भी इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है और इसका जो अर्थ निकलता है साथियों उस अर्थ की परिणति पर जाएं आप। भुजान भीम यानी भुजाएं, भीम जिमी अर्थात भुजाएं इसकी विशालकाय है, जिमी सार बार मानो लोहे की जंजीरें हो। तो इस मानव शब्द का उपयोग यहाँ अर्थ दृष्टव्य होता है, इस दृष्टिकोण से उत्प्रेक्षा अलंकार है। यद्यपि जिमी शब्द आने से ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा जान पड़ता है कि इसमें उदाहरण अलंकार है। जैसे इंद्र जिमी जंब पर, तो उस वो जो अपना एक पद आया था वीर रस से युक्त, उसमें भी जैसे जिमी शब्द आता है और उदाहरण अलंकार होता है, उसी प्रकार इसमें भी लगता है। यद्यपि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार ही है, मैंने इसको मालूम भी किया है, तथापि अगर उदाहरण अलंकार आ जाए और उत्प्रेक्षा नहीं होता आप उदाहरण अलंकार भी कर सकते हो, किंतु इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार ही है। क्योंकि भुजान भीम, क्योंकि भुजाओं की भीम से तुलना करते हैं तो उसको जिमी पहले आता किंतु इसको बाद में दिया हुआ। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है साथियों? उत्प्रेक्षा अलंकार में एक वस्तु की जो संभावना है वो दूसरी वस्तु में तलाशी जाती है। अर्थात उपमेय में उपमान की संभावनाएं जहाँ दिखाई देती है, प्रकट की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ गुण, कर्म एवं क्रिया एवं स्वभाव के आधार पर जब उपमेय में उपमान होता है तो उसे उपमा अलंकार कहा जाता है। रूप अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ अभेद आरोप छिपा हुआ रहता है उसे रूप अलंकार कहते हैं। यथा बीती विभावरी जागरी, पीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट पर डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ दृष्टव्य होते हैं वहाँ यलंक अलंकार प्रकट होता है। यथा 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, कनक कनक थे 100 गुना। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। साथियों अगला प्रश्न है, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, मैंने प्रयास किया है कि अधिक से अधिक जो अनुकूल प्रश्न है उसको संकलित किया जाए।
अगली जो स्लाइड है साथियों वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें 90 प्रश्न 9वां प्रश्न है। 90 प्रश्न को मैं पढ़ता हूँ, आप जो उचित विकल्प उसका चयन करने का यत्न करें। सामंत सूर सभ्य अपार, भुजान भीम जिम सार बार। साथियों वो जो 8वां प्रश्न है वो भी इसी रूप में है, पर इसमें प्रश्न का जो राजा है वो किस राजा के संदर्भ में उक्त वर्णन यहाँ पर द्रष्टव्य है, किया गया है या परिलक्षित है। तो साथियों इसका सामान्य सा उत्तर है, आप पहले ही इस उत्तर के निष्कर्ष में पहुंच चुके होंगे, सभी विद्वान हैं। तो इसका जो उत्तर है साथियों वो है पृथ्वीराज चौहान। जी हाँ साथियों, उक्त प्रश्न का उत्तर है पृथ्वीराज चौहान। जो अगला प्रश्न है वो साथियों वो अगला प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है। बलि वेन करण जिम दान पान सत सहसशील हरिचंद समान। प्रस्तुत पंक्तियों में बलि का अर्थ बताइए। बलि का जो अर्थ बताना है वो पंक्तियों के संदर्भ में बताना है, ना कि अपने स्व संदर्भ में इसका अर्थ बताना। साथियों बलि वेन करण जिम दान, आप इसका उत्तर के निष्कर्ष में पहुंचे साथियों। मैं इसकी व्याख्या करके उसके उत्तर के निष्कर्ष तक पहुंचता हूं। बलि वेन, इस बलि वेन को छोड़ देता हूं, आगे बढ़ता हूं, आप उत्तर तक पहुंच जाओगे। करण जिम दान, करण ने जिस प्रकार दान किया था वैसे शौर्य से युक्त। सत सहसशील हरिचंद समान, सत सहस यानी अनंत या असंख्य शील और गुणों से युक्त हरिचंद के समान, बलि वेन और वचनों में बलि के समान ऐसे राजा कौन है? पृथ्वीराज चौहान। अर्थात ये राजा तो कवि कहते हैं जो पृथ्वीराज चौहान है वो वचनों में बलि के समान है, वचनबद्धता में बलि के समान है, दान में कर्ण के समान है, एवं शील और गुणों के संदर्भ में ये हरिश्चंद्र के समक्ष जान पड़ते हैं। तो पंक्तियों से हम जो स्पष्ट अर्थ है उसके निकट पहुंच चुके हैं साथियों। इसका जो उत्तर है साथियों वो है राजा बलि। अगला जो स्लाइड है वह मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं साथियों इसकी जो आप अगर पीडीएफ पर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक आपको नीचे दिखी हुई मिल जाएगी। उससे आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ के इसकी जो पीडीएफ है उसको प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 है साथियों। श्वेत वस्त्र सोए शरीर नस स्वाति बूंद जस, भ्रमर भवही बुलही स्वभाव मकरंद वास रस। श्वेत, तो दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ अलंकार पूछा गया है साथियों। बहुत सारे प्रश्न भाव पक्ष से बनते हैं, कुछ प्रश्न है वो कला पक्ष से बनते हैं। तो ये दूसरा प्रश्न है जो कला पक्ष से संबंधित है। यहाँ पद्मावती के रूप सौंदर्य का जो वर्णन है वो किया गया है कि श्वेत वस्त्र सोहे शरीर, अर्थात श्वेत वस्त्रों से जो पद्मावती है उसका शरीर सुसज्जित है। नस स्वाति बूंदी जस, साथ ही साथ उसके नस अर्थात नख है वो स्वाति बूंद जैसे हैं। तो स्वाति बूंद अर्थात मोतियों से युक्त उसके हाथ एवं पैर है, उसके नाखून दृष्टव्य है। भ्रमर भवही, और भौरा भी भवई यानी भ्रमित हो जाता है, भुलई यानी भूल जाता है, स्वभाव यानी स्वभाव, मकरंदवास और पद्मावती के मुख को कमल के मकरंद की भांति समझकर उसकी ओर जाने का यत्न करता है भ्रमवश। तो इस प्रकार यहाँ एक भ्रम उत्पन्न होता है साथियों। तो इस भ्रम के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर भ्रांतिमान अलंकार है साथियों। भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं? आप सभी भली भांति परिचित है। जब एक वस्तु में भ्रम के कारण दूसरी वस्तु को समझ लिया जाता है या भ्रांतिवश दूसरी वस्तु समझ ली जाती है और वो होनी चाहिए, वो वस्तु है तो नहीं है पर वो खुद संतुष्ट हो जाता है कि ये वस्तु है। जैसे भ्रमर यहाँ संतुष्ट हो गया था कि यह मुख नहीं है, ये कमल का मकरंद है और वहाँ जाने का प्रयास करता है। इसीलिए जब ऐसी भ्रांतिवश जब ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती है तो उसे हम भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। जैसे एक उदाहरण मेरे स्मृति पटल पर प्रकट हो रहा है साथियों कि नाची मोर घन अचार्थ बादल को मतलब इसका एक उदाहरण इस प्रकार है साथियों कि जो मोर है वो कृष्ण भगवान को बादल समझ के नाचने लग जाते हैं। जानी श्याम को घन श्याम नाची उठे मन मोर, इस प्रकार कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आई थी साथियों। जो संदेह अलंकार उसके संदर्भ में हम कहें तो संदेह अलंकार
जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु को समझ लिया जाता है और उसमें अपन स्पष्ट नहीं हो पाते हैं कि कौन सी वस्तु क्या है, दोनों वस्तुओं में एक प्रकार का भ्रम बना ही रह जाता है कि पहली वस्तु है दूसरी वस्तु है। जैसे नारी बीच सारी है या सारी बीच नारी। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं, वीडियो काफ़ी दीर्घ हो रहा है। 12वां जो प्रश्न है साथियों, वैसह वरिस षोड़श नरिंद आजान बाहु भुआलोक इंद्र। षोड़श का अर्थ है साथियों एक राजा के संदर्भ में उक्त उल्लेख है, तो उक्त जो पंक्तियां हैं उसका अर्थ है साथियों, यहाँ षोड़श से जो अर्थ होगा साथियों, क्षमा करें, यहाँ जो षोड़श है उस षोड़श से अर्थ से होगा साथियों 16 वर्ष। तो साथियों अगला प्रश्न खोलता हूँ। अगला प्रश्न है साथियों, उसी में ही इसका पुनः उल्लेख होगा जहाँ तक मुझे याद है। अगला प्रश्न है साथियों कि यही प्रश्न है कि बेसह वरिस षोड़श नरिंद आजान बाहु भू आलोक इंद्र। तो उक्त पंक्तियाँ किस राजा से संबंधित है? पद्मावती, पृथ्वीराज चौहान, कुमोदमणि, तोता। तो साथियों उक्त जो पंक्तियाँ हैं वो पंक्तियाँ साथियों जो उक्त पंक्तियाँ हैं वो उक्त पंक्तियाँ साथियों पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है। इस प्रकार आप पंक्तियों का ध्यान रखें, कौन पंक्तियाँ कहाँ से पूछी जा रही है इसकी जानकारी आपको भली भांति रहनी चाहिए। इसके लिए आप 3-4 बार अगर पद्यों को भली भांति पढ़ेंगे तो सहज ही वो ग्राह्य रूप में संग्रहित हो जाएगी या सहज ही ग्राह्य हो जाएगी। बेसह वरिस, बेसह यानी वयस्क, वरिस यानी वर्ष, षोड़श यानी 16, नरिंद यानी राजा। राजा वयस्क होते हुए 16 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुके हैं। आजानु भू आलोक इंद्र, आजानु बहु हो गए हैं और भू आलोक और इस लोक में इंद्र के समान राज करते हैं। आजानु बहु इंद्र के समान इस लोक पर राज करते हैं। साथियों अगला प्रश्न है आपके समक्ष, प्रश्न संख्या 14 इस प्रकार है साथियों, चले 10 सहस्त्रम असवार यानम पुरियम पेदलम जेद तेति सुत्थानम। प्रस्तुत पंक्तियों में किसका चित्रण है? विजयपाल, कुमोदमणि, पृथ्वीराज चौहान, अन्य इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसीलिए तैयार रहे मानसिक रूप से। चले यानी चल रहे हैं, 10 यानी 10, सहस्त्रम यानी 1000, असवार यानी बाराती, यानम यानी रथ पर सवार होकर 10,000 जो सवारी है वो 10,000 सवारी रथ पर होकर सवार चल रही है। पुरियम पेदलम जेति तेति, जहाँ तहाँ, स्थानम यानी स्थान मिल रहा है, शेष बचे हुए पुरियम यानी पूर्ति हो चुकी है, पेदलम यानी पैदल चलने वालों से जहाँ तहाँ थोड़ा बहुत जो स्थान खाली पड़ा है, रिक्त पड़ा है, वहाँ पर पैदल यात्रियों से वो स्थान भर चुका है। तो 10,000 जो सवारी है वो बारात के लिए प्रस्थान कर चुकी है। जहाँ रिक्त स्थान है वो जहाँ तहाँ पैदल यात्री भरे पड़े हैं। उक्त जो वर्णन है साथियों वो राजा कुमोदमणि के संदर्भ में है, जो कि पद्मावती से विवाह करने के लिए अपने वर यात्रा के साथ में आगे बढ़ता है। साथियों अगला जो प्रश्न है वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। साथियों उक्त प्रश्न को आप देखें, फिर अपने इस वीडियो को अपन पूर्ण करेंगे। सवालस उतर सयल कमो गड्ढ दुरंग। प्रस्तुत पंक्तियों में सवालस का अर्थ क्या है? साथियों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। सवालस के यानी 1.25 लाख है या 1.25 लाख लाश है या शिवालिक पहाड़ियाँ या स्वयंगत आलस्य है, इस प्रकार के आपके विकल्प रहेंगे। आप उचित विकल्प का चयन करें साथियों। सवालस का मतलब होता है साथियों शिवालिक की पहाड़ियाँ। उत्तर शैल जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो उत्तर की जो पर्वत श्रृंखलाएँ वहाँ विद्यमान है और वहाँ पर कमऊ यानी कुमाऊँ नाम का एक गढ़ यानी दुर्ग है। कुमाऊँ स्थान पर दुरंग यानी अत्यंत ही दुर्जन है, अर्थात हर कोई वहाँ सामान्य सहज तरीके से नहीं पहुँच सकता। उसी के उल्लेख में यहाँ पर शिवालिक पहाड़ियों का जिक्र हुआ। तो इसका साथियों सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है साथियों वो है शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो साथियों ये प्रश्न पूरा हुआ है। अगला साथियों अभी ये चैनल को आप पसंद करें, इससे जुड़े अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी प्रदान करें और घंटी बटन दबाएं ताकि आगामी आपको वीडियो प्राप्त होते रहे। साथियों धन्यवाद, आप मेरे साथ में जुड़े रहे। हमारा प्रयास रहेगा कि जो पद्मावती समय के जो आधे पृष्ठों से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैंने उल्लेखित करने का यत्न किया है। आगामी वीडियो में पद्मावती 2 नाम से हमारा वीडियो प्रसारित होने की पूर्ण संभावना है, जिसमें पद्मावती के दूसरे भाग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही साथ गद्य एवं पद्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको भी वस्तुनिष्ठ रूप में प्रसारित करने का हमारा परसक प्रयास रहेगा। साथियों आप अपने अध्ययन को अनवरत जारी रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।